Hello everyone, this is Abhishek Singh and today we are going to start our new chapter, new topic that is atomic structure। ठीक है। वैसे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, कई सारी चीजें आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ क्लास 11th में और भी कुछ हम यहाँ पे एडवांस हम देखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि आपके सिलेबस नीट और आईआईटी जेईई एडवांस में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक साल इससे जो है वो एक ना एक क्वेश्चन आईआईटी जेईई पूछता ही है और जेईई और नीट में भी एक से कई बार दो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव के लिए, कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, रहना है। बात करें इस चैप्टर के बारे में तो ये चैप्टर बड़ा ही अनोखा इसलिए भी है क्योंकि कई सारे रिसर्चेस अभी भी इसके अधूरे पड़े हुए हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है वो आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा, मॉडर्न फिजिक्स में आपको ये चीज देखने को मिलेगा। कई सारे अनसुलझे हुए सवाल अभी भी हैं, कई सारे चीजों पर रिसर्च अभी भी जारी है। फॉर एग्जाम्पल, वी नो एनी आइडिया अबाउट द मास ऑफ प्रोटॉन, स्टिल वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट हाउ टू एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास। वी नो एनर्जी कन्वर्टेड E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, लेकिन एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना ये अभी तक अपने को पता नहीं चला, इस पे भी रिसर्च चल रहा है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो अभी भी इस एटम के स्ट्रक्चर को लेकर के रहस्य है। और यदि हम ये भी कहें कि यदि 100% है इस चीज को, यदि हम 100% मेजर कर रहे हैं, तो अभी हमारा जो ज्ञान है एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के वो 0.00001% भी कहें तो हो सकता है वो थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। खैर, स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। कई सारे थ्योरीज इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है एटम्स। जैसे कि हम बेसिक्स क्लास में अपने देख रहे थे कि मैटर जो बना हुआ है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना हुआ है। एलिमेंट का सबसे छोटा वाला जो पार्ट होता है वो किससे क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। आर यू वेटिंग माई आइडिया? क्लियर हो रहा है आपका जो पुराना चीज हम बताए हैं? और साथ ही साथ कई सारे थ्योरीज जो हैं वो आपको मिलेंगे, कई सारे पोस्टुलेट्स मिलेंगे, कई सारे लिमिटेशंस मिलेंगे, ड्रॉबैक मिलेंगे, जिसमें कई सारे चीजें जो हैं वो आज भी हमारे रिसर्च में आज भी जो चल रहा है वो चीज उनको हेल्प कर रही है। लेकिन कई सारी चीजें जो है जो आज हमारे काम की नहीं है, लेकिन फर्दर फिर भी वो चीज जो है वो हम देखेंगे, उस थ्योरी को डिटेल में हम देखेंगे, ताकि चूंकि हमारा कोर्स में है तो उसको देखना भी लाजमी बनता है। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने काफी पुराना ये चीज है, काफी पुराना 200-250 साल पुराना ये चीज है, जिसमें उन्होंने आकर के एटम्स के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया था कि एटम्स नाम का भी कोई चीज है और मैटर जिससे मिल करके बना हुआ वो छोटा टिनी इनडिविजिबल पार्टिकल है, जिसको हम एटम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक लिखते हैं, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड चीजों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या हम देखने वाले हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं इसे सम्मान में। ठीक है, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ठीक है, which deals with structure of atom, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे डील करता है फिजिकल केमिस्ट्री का ये एक ब्रांच। ठीक, अब हम देखने वाले हैं क्या? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना थ्योरी दिया किसके बारे में? एटम के बारे में। ठीक है, कि एटम क्या है और उसके बारे में कुछ चीजों को बताया।
लेकिन बात तो मुख्य बात ये है कि उसके अप्रॉक्स सारे जो पोस्टुलेट्स हैं वो फेल हो जाते हैं, उनका लिमिटेशन भी फिर आगे अपने को पढ़ना है। लेकिन जो आगे का रिसर्च हुआ इनमें इनमें इनके पोस्टुलेट्स का, यानी उस समय तो कोई बहुत ज्यादा कुछ जानता नहीं था, कई सारे चीजें उनके लिए तो एकदम नई चीजें थी। तो जब डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी आया तो समझ लीजिए उस समय कह सकते हैं एटॉमिक जो स्ट्रक्चर जो था, या कह सकते हैं एटम को लेकर के लोग जानने वाले थे, या अनसुलझे जो उनके लिए पहलू था, उनको अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिला। हालांकि वो अलग बात है कि इनके जो पोस्टुलेट्स हैं वो जाकर आगे उनमें लिमिटेशंस आ गए, ठीक, ड्रॉबैक आगे मिलता है। लेकिन जो डाल्टन्स का थ्योरी बताता है वो ये बताता है, कई सारे इनके पॉइंट्स है जिसमें हम पहली बात करने वाले हैं कि मैटर जो होता है वो मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, जो कि क्या है, इंडिविजिबल पार्टिकल। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोले कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, एटम। दूसरा बात उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट है, सेम एलिमेंट का यदि एटम रहेगा, सेम एलिमेंट का एटम यदि रहेगा तो उसका जो प्रॉपर्टीज होगा, या फिर यूं कहें कि मास साइज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन दूसरे एलिमेंट का एटम के साथ यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो वो डिफरेंट होगा। चलिए चीजों को हम देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला हम पॉइंट क्या बोले कि मैटर इज मेड अप ऑफ, उनके अनुसार, ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ, ठीक है, वेरी टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल, इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उसको क्या कहा गया, एटम कहा गया। ठीक है, जो सबसे छोटा वाला होगा इंडिविजिबल होगा, और एटम्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा कहता है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सिमिलर बट डिफरेंट विद, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कहने का मतलब है कि यदि ये एलिमेंट है, मान लेते हैं कि कोई भी, मान लेते हैं गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड के अंदर में जो कई सारे एटम्स होंगे, छोटे छोटे कई सारे जो एटम्स होंगे, वो सारे, यानी कि ये वाला भी डॉट, ये वाला भी डॉट, ये वाला भी डॉट, ये वाला भी डॉट, जो गोल्ड होंगे, ये क्या होगा, गोल्ड, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है, ये भी होगा गोल्ड, और ये सारा जो होगा वो एक दूसरे से सिमिलर होगा, मास भी वही होगा, साइज भी होगा, एक्सेट्रा जो भी होगा वो सेम होगा। ठीक है, बट डिफरेंट एलिमेंट का, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट एलिमेंट, बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट, ठीक है, या बट डिफरेंट from the different from the other elements। ठीक है, लेकिन इसका कंपैरिजन यदि दूसरे एलिमेंट्स के साथ किया जाए, डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स, तो उससे क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। जैसे कि ये हम बात करें, ये अपने पास क्या आ जाएगा, सिल्वर, ये क्या आ जाएगा, सिल्वर, तो इसमें जो भी एटम्स होंगे, ये एलिमेंट हम कौन सा ले लिए, सिल्वर, और ये क्या होगा, सिल्वर, ये भी क्या होगा, सिल्वर, तो ये दोनों जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, जाहिर सी बात है कि इनके अनुसार दोनों क्या थे, डिफरेंट ही होंगे, उनका जो मास साइज वगैरह जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज रखेंगे, लेकिन इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट ही आएगा। इनका कहने का मतलब ये था। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि एटम्स कंबाइन विथ atoms take part in a chemical reaction and combine with atoms of different element in the simple ratio। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एटम्स जो है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और साथ ही साथ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के साथ करेगा, यानी कि एटम्स जो होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो होंगे वो आपस में रिएक्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, और वो कंबाइन जो करेंगे, जो रिएक्ट करेंगे, वो सिंपल रेशियो में होगा, सिंपल रेशियो में 1:2, 2:2, 1:1 ऐसे करके होगा।
ठीक है, इनके कहने का ये मतलब था। आ रहा बात समझ में? क्लियर है? यानी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ different elements will combine in a simple ratio in a chemical reaction, ठीक है, in a chemical reaction। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो 2 mg + O2 क्या बन जाएगा? MgO। 2 MgO क्या बन जाएगा? 2 MgO। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं Mg है, और ये किस किस रेशियो में जा रहा है? एक तरह से 1:1 में है, 1:1 में है ना, 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 1:1 में गया, तो ये सिंपल रेशियो में होगा, ठीक है, सिंपल रेशियो में होगा। तो इसको इसी यही चीज कौन बोला था? डाल्टन कहे थे, ठीक है। चौथा बात कहे थे, फोर्थ पॉइंट इन्होंने कहा था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बात समझ में आया? क्या बोला गया? एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि एटम को हम बना नहीं सकते हैं और ना ही एटम को हम खत्म कर सकते हैं, तोड़ करके उसका रूप स्वरूप को हम बदल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सा लास्ट वाला पॉइंट को हम ऐसा समझ सकते हैं कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम से एटम हम नहीं बना सकते हैं, सिंपल, यानी दूसरे एटम को हम जनरेट नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और नहीं हम उसको खत्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रहा? तो यही डाल्टन्स का ये थ्योरी था। लेकिन इसमें सारे में क्या आ गया? आपका लिमिटेशंस आ गए। और क्या लिमिटेशंस आ गए? अब वो हम लोग देखें, ठीक है। तो अब हम लोग लिखने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ या ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। क्या अब हम देखने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहला लिमिटेशन, पहला पॉइंट उसका उनका क्या था कि मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल particles, that is called atom, but atom further can be divided into electron, proton and neutron, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? atoms further divided into, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम्स को हम फर्दर डिवाइड किया गया फिर किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, ठीक है, पहला चीज। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि एटम्स जो होगा वो सेम एलिमेंट्स का, एटम का क्या होगा? सेम मास होगा, सेम शेप होगा, ऐसा कहा था। और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ यदि हम उसका कंपैरिजन करेंगे तो वो भी क्या होगा? वो भी आपका डिफरेंट होने वाला है, सेम के साथ सेम और डिफरेंट के साथ डिफरेंट होगा। लेकिन उसी समय फिर उसके बाद किस चीज का पता चला? आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन कब आ गया? जब डिस्कवरी हुआ किसके बारे में? आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स जैसा ही आया और आइसोबार, आइसोटोप्स में क्या हो जाता है? एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कार्बन, ठीक है, C6 और 12, ठीक है, 6 14। तो ये देख रहे हैं आइसोटोप्स क्या है? कार्बन के हैं। तो कार्बन के आइसोटोप्स में क्या देखे कि एटॉमिक नंबर सेम, वो क्या बोले थे? मास नंबर भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आ गया। और एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, किसका ले सकते हैं? हाइड्रोजन 1 1, ठीक है, हाइड्रोजन 1 2, ठीक है, हाइड्रोजन 1 3, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम भी कहते हैं और इसको ट्रिटियम भी कहते हैं, ठीक।
और ये भी आपको पता होगा कि H2O जो है वो अपना क्या होता है, वाटर, नॉर्मल वाटर। H2O क्या है, नॉर्मल, हम क्या बोलते हैं इसको, वाटर। लेकिन यदि हम यहाँ पे D2O ले लें तो इसको क्या कहा जाता है, हैवी वाटर। क्या कहते हैं हम लोग, हैवी वाटर। क्यों, क्योंकि हैवी जो आपका आइसोटोप्स हैवी एक तरह से बायमास हो जाएगा, ठीक है, बायमास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हैवी वाटर भी कहा जाता है। और भी कई सारे आइसोटोप्स है, क्लोरीन का ले सकते हैं, ठीक है, Cl1735 और Cl1737, ये भी आपका आ गया आइसोटोप्स में। आइसोबार, उसके बाद दूसरा चीज वो क्या आ गया, आइसोबार, आइसोबार, ठीक है। तो उनके अनुसार क्या था, दो एलिमेंट यदि है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो उसका प्रॉपर्टीज मास वगैरह क्या होगा, डिफरेंट होना चाहिए, मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन आइसोबार में हम एग्जांपल क्या दे देंगे यहाँ पे, एक हम ले लेते हैं C614, ये देखिए आइसोटोप्स ऑफ कौन है, कार्बन, ठीक है, C14 वाला, जो कि कार्बन डेटिंग में भी काम आता है, ठीक है। खैर वो सब तो बाद की बात है, जब हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिविटी पे जब चर्चा करेंगे तो उस समय भी इसको हम लोग डिटेल में देख लेंगे। और नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट है विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट द मास नंबर इज सेम। तो ये बात जो उन्होंने कहा था कि सेम एलिमेंट रहेगा और उसका जो एटम्स रहेंगे उसके प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, मास नंबर सेम रहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, चीज सेट साइज सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे तो डिफरेंट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा, मास शेप साइज होगा, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये इन सब चीजों से बात साबित होता है कि वो गलत। तीसरा, तीसरा जो पॉइंट कहता है, वो तीसरा पॉइंट क्या बोला था कि जो एलिमेंट कंबाइन करेंगे किसमें, केमिकल रिएक्शन में, डिफरेंट एलिमेंट के एटम, डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो कंबाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन में, वो सिंपल रेशियो में होगा, सिंपल रेशियो में होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नेचर में हालांकि रेयर हैं, लेकिन पाए जाते हैं जो कि सिंपल रेशियो में नहीं होते हैं। जी हाँ, सिंपल रेशियो में नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्री, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स, जैसे जैसे Fe.93O, ठीक है, यहाँ पे क्या है FeO, यदि MgO, MgO क्या है, एक Mg और एक O, लेकिन यहाँ सिंपल रेशियो में नहीं, वो 1:1 में है, लेकिन यहाँ सिंपल रेशियो में नहीं, ये क्या है Fe.93O। और एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, और एग्जाम्पल है इसका Fe.95O, और एग्जाम्पल है Ni.98O। इस तरीके से भी नेचर में हालांकि काफी रेयर है, लेकिन जब पाए जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो तीसरा वाला भी जो इनका पोस्टुलेट्स था वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फोर्थ, फोर्थ जो कहते हैं एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो ये है कि आज हम रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, जो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू जो हम है एक नए एटम को बना सकते हैं। बात समझ में आया, नए एटम को हम बना सकते हैं रेडियो एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के थ्रू। तो जो वो कहें एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, तो नाइदर बी क्रिएटेड का काम खत्म हो गया, क्योंकि हम एटम बना पा रहे हैं एक नया रेडियो एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। और नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो हम पुराने वाले एटम के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो पुराना वाला एटम तो खत्म हो गया, क्योंकि उसी से तो हम नया वाला जनरेट किए हैं, क्रिएट किए हैं। तो ये जो बात कहे थे एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो भी गलत साबित हो रहा है आज। और कई सारे ऐसे एलिमेंट्स आज आर्टिफिशियल एलिमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उसमें, ठीक है। तो अपना जो फोर्थ वाला पॉइंट रहेगा उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि एटम्स जो होंगे, ठीक है, एटम्स जो होंगे कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, एटम्स can be created with the help of artificial radioactivity,
रेडियो एक्टिविटी। तो ये था आपका बेसिक सा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उसका कुछ लिमिटेशंस। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जो अब पता चलिए कि भाई इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी है, तो अब इसका डिस्कवरी किस तरीके से हुआ है वो हम देखने वाले हैं। और सबसे पहले जो देखने वाले हैं दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। तो देखेंगे अब। ठीक है, तो क्या है डिस्कवरी ऑफ, टॉपिक लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। वैसे तो बहुत हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी हैं। ठीक है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, कई सारे चीज हैं न्यूक्लियस में। लेकिन लेकिन जो अपने को मुख्य रूप से जो अपने सिलेबस में है वो किसके बारे में है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। फंडामेंटल, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक, जिसमें हम सबसे पहला देखने वाले हैं कौन सा अपना रहेगा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम यू कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज को हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के भी नाम से जानते हैं। कहीं पे यदि ऐसा लिखा हुआ रहे और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट ऐसे भी इसको कहा जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आया? तो ये बेसिकली ये काफी पुराना है, इस कहानी का शुरुआत तो काफी पहले से होता है। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, डिस्कवरी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो जे थॉमसन का है। ठीक, जे थॉमसन का है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा मुख्य भूमिका रहा है, काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है जूलियस प्लकर नाम के वैज्ञानिक का भी। क्यों, अब बताते हैं इसके बारे में पूरा कि क्या है। तो जूलियस प्लकर नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। डिस्चार्ज ट्यूब, जो ट्यूब कुछ इस प्रकार से आपका नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना और समझना है। डिस्चार्ज ट्यूब एक, ठीक है, ग्लास का बना हुआ था। बात समझ में आ रहा है? ग्लास का बना हुआ था और उसमें दो थीन इलेक्ट्रोड लिए गए, मेटल इलेक्ट्रोड लिए गए। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड लिए गए और ये मेटल इलेक्ट्रोड को, ठीक है, ये मेटल इलेक्ट्रोड को इससे कनेक्ट कर दिया गया वोल्टेज से। ठीक है, यानी कि बैटरी से। ठीक, और ध्यान में रखना है बैटरी आ चुका था क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो है फराडेज का जो इलेक्ट्रिक चार्ज वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसके बाद का ये वाला चीज। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपना क्या आ गया, वोल्टेज आ गया। और ये ध्यान में रखना है वेरी वेरी हाई वोल्टेज, ये आपका बैटरी है। क्या क्या इक्विपमेंट था यहाँ पे, ठीक है, और ये सप्लाई होगा यहाँ पे वेरी वेरी हाई वोल्टेज, वेरी 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 हाई वोल्टेज उन्होंने सप्लाई किया था। और वो वोल्टेज अप्रोक्स आपका था 10 टू दावर 4, यानी 10,000 वोल्ट और उससे भी ज्यादा, 10 टू दावर 4 वोल्ट और मोर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और और साथ ही साथ उन्होंने एक वैक्यूम, जो भी इसके अंदर जो गैस लिया था, ठीक है, जो भी उन्होंने गैस लिया था उस गैस को अप्रोक्स अप्रोक्स वैक्यूम कर दिया था, सारा गैस को निकाल करके, जहां तक वैक्यूम यानी कि सारे गैस को वहां से निकाल दिया था। ठीक, मतलब कि अप्रोक्स नियर टू वैक्यूम कर दिया गया था। ठीक है, और वो यहाँ पे ओपनिंग डक्ट जो है यहां से उन्होंने क्या किया था, निकाला था वैक्यूम, टू वैक्यूम, टू क्रिएट वैक्यूम। और वैक्यूम का स्पेलिंग VACWM होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, टू क्रिएट वैक्यूम ये हो गया। और ये चूंकि बड़ा वाला आपको नजर आ रहा है डंडी, तो क्या होगा, पॉजिटिव, और ये छोटा डंडी क्या होगा, निगेटिव। और ये बड़ा वाला है तो किससे जाकर के जुड़ा होगा, किससे जाकर जुड़ा होगा, पॉजिटिव वाला। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या कहलाएगा आपका, एनोड। ये क्या कहलाएगा, एनोड। और ये वाला जो डंडी होगा निगेटिव वाला है तो क्या कहलाएगा, कैथोड।
कैथोड क्या कहलाएगा? कैथोड। बात समझ में आ रहा है? अब कहानी कुछ इस प्रकार से चालू होती है कि काफी, और यहाँ पे जो वैक्यूम किया गया, ठीक है, यहाँ पे जो गैस लिया गया इसके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में, उसको इतना प्रेशर कम कर दिया गया, मतलब टू क्रिएट ए वैक्यूम, एक तरह से कह सकते हैं नियर टू वैक्यूम किया गया, और वहां जो प्रेशर था वह अप्रोक्स था 10⁻⁻⁴ एटीएम का। यस, कितना का प्रेशर था? तकरीबन तकरीबन इसके अंदर में 10⁻⁻⁴ एटीएम का प्रेशर था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं गैस एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है, और वो कितना था? तकरीबन तकरीबन 10⁻⁻⁴ एटीएम, 10⁻⁻⁴ एटीएम का था। क्लियर है? अब कंडीशन क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है, गैस जो भी लिया गया था इसके अंदर में एकदम नियर अबाउट वैक्यूम कर दिया गया, गैस को बाहर निकाल दिया गया जितना हो सके, ठीक है, लेकिन कुछ अमाउंट में तो होगा ही होगा, नियर टू वैक्यूम है, ध्यान में रखना है। अब काफी हाई वोल्टेज जब लिया गया, हालांकि ये जूलियस प्लकर जो नाम के साइंटिस्ट थे उनको पता था कि जनरली गैस इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इतना हाई वोल्टेज लेने के बाद और इतना लो प्रेशर होने के बाद अंदर में डिस्चार्ज ट्यूब के बारे रहने के कारण यहाँ पे देखा गया कि कुछ ऐसा जो रे है जो कि इनविजिबल है, जो कि नजर नहीं आ रहा है, वो किधर से बाहर निकल रहा है? कैथोड से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द कैथोड, और किधर की ओर जाते जा रहा है? एनोड की तरफ जाते जा रहा है। बात समझ में आया? तो वो चीज क्या, उनका उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो ये समझ में आया उनको कि इसके अंदर जो भी गैस जो भरा हुआ है, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है? आयोनाइज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम इतना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट में वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं कि जो भी गैस के अंदर में जो चीज था, जो सॉरी जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में जो गैस पार्टिकल थोड़ा बहुत बच भी गया था वैक्यूम करने के बावजूद, वो क्या हो गया कि आयोनाइज हो गया, और आयोनाइज होने के बाद अब आयोनाइज कैसे हो सकता है? जैसे कि हाइड्रोजन गैस लिया गया है, हाइड्रोजन गैस लिया गया है तो आयोनाइज हो जाएगा किसमें? H+ में, आयंस में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। यदि हम ऑक्सीजन ले ले तो किसमें आयोनाइज हो जाएगा? O+ में, ठीक है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक। यदि हम ले ले नाइट्रोजन तो ये किसमें हो जाएगा? N+ में, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन बाहर। तो ये आयोनाइज हो गया, जो भी गैस हम यहाँ पे बात करें आयोनाइज हो गया, और बाहर कौन निकल रहा है? बाहर भैया बार बार आपका कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन ही तो निकल रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर जब निकला, गैस आयोनाइज हुआ, तो ये उनको ऐसा जो था आभास हुआ कि कुछ तो अंदर चल रहा है, कुछ तो जो है अंदर चल रहा है, और उस चीज को समझने के लिए, उस चीज को और अच्छे से समझने के लिए उन्होंने क्या किया? एक फ्लोरोसेंस मटेरियल का इस्तेमाल किया, ठीक है। फ्लोरोसेंस मटेरियल जो होता है वो चमक लाता है, ठीक है। कोई भी इनविजिबल यदि एनर्जी वाला यदि कोई चीज रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है? चमक लाता है, ठीक। तो ये रे इधर से क्या हुआ? इधर से निकल रहा था और इधर जा रहा था, लेकिन नजर तो आ नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि इधर इस तरफ, ठीक है, इस तरफ यहाँ पे एक फ्लोरोसेंस मटेरियल लगाया। इसको क्या कहेंगे हम लोग? फ्लोरोसेंस मटेरियल, फ्लोरोसेंस मटेरियल, और ये मटेरियल होता है ZnS, दैट इज जिंक सल्फाइड। फ्लोरोसेंस मटेरियल लगाया, और ये जैसे ही गैस यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो आयोनाइज हो गया था, गैस इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट हो गए थे इलेक्ट्रॉन्स में, वो इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ खींचा चला गया? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींचा चला गया। एनोड क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव, ठीक है। एनोड क्या है? पॉजिटिव, तो एनोड की तरफ खींचा चला गया, और जब वो फ्लोरोसेंस मटेरियल पे टकराया तो एकदम ब्राइटनेस, चमकदार उसको दिखता हुआ नजर आया, ठीक है। तो ये चीज जो था जूलियस प्लकर का, ये चीज था, ठीक। लेकिन बहुत ज्यादा इसके पीछे फिर आगे रिसर्च इस डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर वो आगे नहीं ले गए, लेकिन जो जे थॉमसन थे उन्होंने अपने अंडर में इस एक्सपेरिमेंट को फिर आगे बढ़ाया, उन्होंने फर्दर इस पे काम किया, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किए, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में बताएं, कैथोड रे के बारे में, ठीक है। तो चूंकि ये ओरिजिनेट हो रहा था कैथोड से, उनके अनुसार, जूलियस प्लकर के अनुसार ओरिजिनेट हो रहा था कैथोड से, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? कैथोड रे, ठीक है।
क्या नाम रख दिया गया, कैथोड रे, क्योंकि उनको क्या नजर आ रहा है कि कैथोड की तरफ से बढ़ता चला आ रहा है, तो इसका नाम जो है उन्होंने क्या रख दिया, कैथोड रे। लेकिन फर्दर जब कौन, जे थॉमसन जो थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और साथ ही साथ उनके कुछ मित्र और भी थे, लेकिन मेन उन्हीं का नाम है जे थॉमसन का, उन्होंने फिर बताया कई सारे चीजें इस कैथोड रे के बारे में, यानी कि हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। बात समझ में आया, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ लिखते हैं, कुछ बताते हैं कि क्या क्या चीज है। ठीक है, तो जैसे कि क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जूलियस प्लकर studied about the conductivity of gas, and and he found that and he found that gases gases are the bad conductor of electricity, bad conductor of electricity। ठीक है, but when he applied very high voltage, very very high voltage, ठीक है, about 10 to the power 4 volts or more, and very less pressure, ठीक है, about 10 to the power -4 atm in a discharge tube। ठीक है, he he found that some invisible rays, ठीक है, सम इनविजिबल रेज, ठीक है, क्या कर रहा है, मूव्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, सम इनविजिबल रेज मूव्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड, ही सीम्स दैट, या ऐसा लिख सकते हैं, he found that some invisible rays moved from cathode to anode, so कैथोड टू एनोड थोड़ा सा और जगह चाहिए, अच्छा ठीक है, इसी में हो जाएगा, एनोड, then he then it is called as कैथोड रेज। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और हम लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब, he found that he found that, ठीक है, that gas inside the discharge tube, ठीक है, ionize, gas inside the discharge tube ionize, and 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 some invisible rays moves, ठीक है, some invisible rays moves from, ठीक है, कैथोड टू एनोड। ठीक है,
वो आयोनाइज हुआ, लेकिन क्या हुआ था, एंड सम इनविजिबल रेज जो है वो क्या हो रहा था, मूव कर रहा था फ्रॉम कैथोड टू एनोड। लेकिन बात ये भी है कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो कैथोड टू एनोड जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था कि वो जो गैस था, गैस पार्टिकल था, वो आयोनाइज हुआ था, और उससे जो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकले थे, वो इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर अट्रैक्ट हो रहा था, यस, एनोड की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड, and these rays are called cathode rays, कैथोड रेज। ठीक है, कैथोड रेज। अब जो है वो जब ये आए फर्दर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ, कह सकते हैं, जे जे थॉमसन, जो कैथोड रे का प्रॉपर्टीज है उसके बारे में फिर डिस्कस किया गया फर्दर। ठीक है, नोट करें और बता रहे हैं। ठीक है, अब जो है आगे जो है जे जे थॉमसन के द्वारा, ठीक है, फर्दर फर्दर द इन्वेस्टिगेशन were made by J.J. Thomson, made by Thomson, and the properties of cathode rays, ठीक है, डैश। तो पहला प्रॉपर्टीज ये था, उन्होंने इस चीज को फिर से इन्वेस्टिगेशन किया, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ पॉइंट्स पे पहुंचा। तो जो पहला पॉइंट था उनके अनुसार वो ये था कि जो ये कैथोड रे, ठीक है, कैथोड रे है, वो क्या कर रहा है कि कैथोड रे जो है वो एक तरह से उसमें कहें तो मैकेनिकल इफेक्ट है, एक तरह से कह सकते हैं कि मैकेनिकल है। कहने का मतलब है जब इसमें एक स्मॉल पैडल व्हील रखा गया, स्मॉल पैडल व्हील रखा गया, तो वो क्या करने लगा कि कैथोड रे जो है वो उस स्मॉल पैडल व्हील को, काफी थिन पैडल व्हील दिया गया था, उसको रोटेट करने लगा, और रोटेट करने लगा तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें, यानी हम कह सकते हैं कि उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है। कैथोड रे में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इस चीज को वहां से समझा गया। दूसरा पॉइंट ये भी कहा गया, क्योंकि ये कहां से अपने को नजर आ रहा था, ट्रेवल कर रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, ये चीज नजर आ रहा था। इस चीज को और प्रूव करने के लिए, और खास करके जो इसका स्पीड था, वेलोसिटी था, वो बहुत ही ज्यादा इसका वेलोसिटी था, तकरीबन 10 टू द पावर 8 से लेकर के 10 टू द पावर 11 सेंटीमीटर पर सेकंड तक इसका जो वेलोसिटी था वो अप्रोक्स बताया गया है। ठीक, तो क्या कह सकते हैं कि जो कैथोड रे जो मूव कर रहा है किधर की तरफ, एनोड की तरफ, वो काफी हाई वेलोसिटी के साथ कर रहा है। और यदि बीच में हम कोई वैसा मटेरियल, मैटर, यदि हम कुछ वैसा रखते हैं तो उसका शैडो भी बनता है। उधर तो क्रॉस चलता था, तो उस समय क्रॉस भी रखा गया था यहाँ पे, जिससे यहाँ पे क्रॉस का शैडो दिखता हुआ, बनता हुआ मिल रहा था। ठीक है, शैडो बनता हुआ मिल रहा था। तीसरा चीज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो किस चीज पे बेस्ड था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे रिलेटेड था, बेस्ड था। तो सबसे पहले ये दो पॉइंट हम आपको बताते हैं, फिर जो है वो तीसरा पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट कि कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन ठीक है, with very high velocity, and when when placed a material, या when placed a object in front of cathode rays, a shadow will be created। ठीक है, एक शैडो जो है वो बनता हुआ आपको नजर आएगा। दूसरा दूसरा क्या है कि इट फाउंड, उसमें क्या पाया गया, मैकेनिकल वेव। ठीक है, क्या पाया गया आपका, कह सकते हैं कि उसमें क्या कैथोड रे में अपने को मिला, मैकेनिकल इफेक्ट।
ठीक है। मैकेनिकल इफेक्ट कहने का मतलब है कि कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, ठीक है, व्हेन a small paddle wheel placed in the path of cathode rays, ठीक है, cathode rays, it found that, ठीक है, it found that ठीक है, it revolve, ठीक है, क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या पता चलता है कि इसमें जो है, यानी कि जो आपका कैथोड रेज जो लिया गया है, कैथोड रेज के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, वो इंडिकेट करता है कि दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्ट, ठीक है, इट ठीक है, प्रूव्स दैट इट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मटेरियल, और कह सकते हैं कि हैज मास, इसका क्या होगा, मास भी होगा, कुछ ना कुछ ये चीज इससे अपने को पता चल रहा है, ठीक है। मटेरियल पार्ट, क्या कहेंगे, ये मटेरियल पार्ट, ठीक। अब जो तीसरा पॉइंट था, तो तीसरा पॉइंट कुछ इस प्रकार से था, ठीक है, तीसरा पॉइंट कुछ इस प्रकार से था कि किया क्या गया कि इसी में, ठीक है, इसी में क्या किया गया कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्मिनल, इसको फिर जोड़ दिया गया करंट से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी, यू टाइप का जो मैग्नेट है वो लगाया गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया गया, और देखा गया दोनों को कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया गया कि जो कैथोड रे था वो सीधा सीधा आराम से निकल रहा था, सीधा सीधा आराम से जो है निकल रहा था। लेकिन यदि हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो रेस था वो डिफ्लेक्ट कर जाता, यानी कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम अप्लाई कर रहे थे तो क्या देखने को अपने को नजर आ रहा था कि वो रे, मैग्नेटिक फील्ड को यदि हम हटा दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम केवल सप्लाई कर रहे थे तो जो ये रे जो निकल रहा था वो डेविएट हो रहा था किधर की ओर, पॉजिटिव की तरफ, किधर डेविएट हो रहा था, पॉजिटिव की तरफ। और यदि हम यू कहें कि मैग्नेटिक फील्ड को यदि हम बढ़ा देते थे या केवल मैग्नेटिक फील्ड को यदि हम अप्लाई करते थे तो वो किधर की ओर डेविएट होता था, आपका इस मैग्नेट की ओर। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज। तो कहने का मतलब है कि थॉमसन ने क्या किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया था, कुछ इस तरीके से अरेंज उसने किया था कि जो कैथोड रे जो निकल रहा है, ठीक है, जो कैथोड रे मूव कर रहा था किधर की ओर, एनोड की तरफ, वो सीधा डायरेक्शन में जा रहा था। वो किस डायरेक्शन में जा रहा था, सीधा डायरेक्शन में जा रहा था, सीधे डायरेक्शन में जा रहा था, और एक को भी कम या ज्यादा कर रहा था तो फिर से डिफ्लेक्शन इसमें देखने को मिल रहा था, फिर से क्या डिफ्लेक्ट करता हुआ ये चीज देखने को अपने को मिल रहा था। बात समझ में आया। और एक बात है कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है ना, तो जैसे कि ये हम मान लेते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या मान रहे हैं, ई मान रहे हैं, ठीक है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, क्यू से भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, Q इंटू ई, ठीक है, Q इंटू ई, क्या लिखे हम, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, Q इंटू ई, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ Q क्या है, चार्ज
चार्ज और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये क्या हम बोले कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज क्या हम मान के रखे, ई या क्यू मान लेते हैं, और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फोर्स तो अप्लाई हो ही रहा है यहाँ पे, फोर्स ड्यू टू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ ही साथ फोर्स ड्यू टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हालांकि ये चीज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ने को मिलेगा, फिजिक्स में भी पढ़ने को आपको देखने को मिलेगा। अभी जो और ये मैग्नेटिक फील्ड वाला जो बात करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी आपको देखने को मिलेगा। अब क्या लिख रहे हैं हम, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, बी वी क्यू, बी वी क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, फिजिक्स का है, आपको परेशान नहीं होना है, बस ध्यान में रखना है ये फॉर्मूले को। ठीक है, क्या बोले हम कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, और यहाँ पे क्या आ रहा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी वी क्यू। ठीक, यहाँ पे बी क्या है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, और क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज, क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज। बात समझ में आया क्या चल रहा, अब थोड़ा सा हम इसको मिटाना चाह रहे हैं। बात ध्यान में रखना है कि ये जब सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, फ्लो किधर, कैथोड का एनोड की तरफ सीधा हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्वल होगा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तभी वो इक्वल जा रहा है। कोई भी ज्यादा या कम होगा तो फिर ये डिफ्लेक्ट करना चालू कर देगा। बात समझ में आया, अब थोड़ा सा इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एफ एम इज इक्वल टू एफ ई, फोर्स ऑफ, ठीक है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा, क्या है वहां पे, बी वी क्यू, बी वी क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई, यही है ना, क्यू क्यू कट जाएगा, और यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या बचा, ई अपॉन बी, ई अपॉन क्या बचा, बी। ये यहां से एक इक्वेशन निकल रहा है। अब आगे जो है ये चीज आप जानते होंगे थोड़ा सा, ठीक, कि यदि किसी भी चार्ज को, क्यू चार्ज है ये, ठीक है, क्यू चार्ज है, इसको हम कहां रखते हैं, पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस V में हम रखते हैं, क्यू चार्ज है उसको पोटेंशियल डिफरेंस V में रखते हैं। ठीक है, तो उस समय इसका जो पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, Q इंटू वी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, Q इंटू वी। लेकिन ये मूव करने जब लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, देन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और वही चीज अपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में देखने को, सॉरी हाँ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में देखने को मिल रहा है। जब कैथोड रे जो है इधर से इधर मूव कर रहा है तो वो किस में आ रहा है, वेलोसिटी उसका कुछ ना कुछ होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वही जब कोई मूवमेंट नहीं था तो उसमें क्या रहेगा, उस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी दैट इज क्यू वी, एक पोटेंशियल डिफरेंस में है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस उस एक्सपेरिमेंट के लिए अपना काफी ज्यादा हाई है। ठीक, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं फिर हम, अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि qv इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, qv इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू, v स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा 2qv अपॉन m, 2qv अपॉन m। और ये जो वेलोसिटी यहाँ पे निकाले हैं e अपॉन b, उसको पुट कर दे हम यहाँ पे, कहां पे पुट कर दे, यहाँ पे। तो पुट करने के बाद क्या निकलेगा, ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2qv/m। ठीक है, और ये q/m नजर आ रहा है, तो ये q/m इज इक्वल टू करें तो क्या हो जाएगा, ये ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2v स्क्वायर। तो ये उनको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो वही सेट किए थे, उनको पता था, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी उनको पता था, वेलोसिटी भी। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे क्या निकल रहा था, q/m यानी कि चार्ज बाय मास का क्या है, ये रेशियो। वो चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बता पाए थे, वो इलेक्ट्रॉन का मास नहीं बता पाए थे, लेकिन चार्ज बाय मास उन्होंने बताया था
जिससे बहुत हद तक जो है मामला क्लियर हो गया था। और फिर आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट में जो है वो चार्ज भी पता चल गया, और चार्ज पता चलने के बाद E बाय एम का रेशियो था, Q बाय एम का रेशियो, उसको क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था उस चार्ज के, जो चार्ज निकला था उससे, वो हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे जो Q बाय एम आया उसको हम क्या लिख सकते हैं, E बाय एम, चूंकि इलेक्ट्रॉन का ही बात हो रहा है, E बाय एम, और E बाय एम को ही, रेशियो ऑफ E बाय एम को ही क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। और जो E बाय एम का जो वैल्यू था वो 1/7 6 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी था। उन्होंने ही ये यहाँ पे निकाला था, इससे फाइनल किया था कि Q बाय एम का रेशियो क्या निकलेगा, तो वो क्या निकला था 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, 11 कूलम्ब पर केजी। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, थॉमसन का ये जो पार्ट था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिससे फिर फर्दर जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया था। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आगे जो पॉइंट है वो क्या है कि दे हैव, फोर्थ वाला पॉइंट, ठीक है, दे हैव हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या देखा गया, कैथोड रे में हीटिंग इफेक्ट भी देखा गया। when it strike, when it collide with matter, then it produce heat। क्या प्रोड्यूस करता है, हीट कर रहा था। पांचवा देखा गया कि एक्सरे जो है वो क्या प्रोड्यूस, सॉरी कैथोड रे क्या प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सरे। ठीक है, दे produce x-rays when it strikes with heavy metal लाइक, हैवी मेटल के साथ यदि स्ट्राइक करवाएं हम किसको, कैथोड रे को, तो वहां से फिर पेनिट्रेट करता हुआ एक रे निकलेगा, उस रे को हम क्या कहते हैं, एक्सरे। एक्सरे जो आपका होता है ना, कभी जो हम लोग अपने बोन का करवाते हैं एक्सरे बॉडी का, वही है ये एक्सरे। एक्सरे और मेटल, हैवी मेटल लाइक हम क्या ले सकते हैं, कॉपर, ठीक है, टंगस्टन, इवन मोनिबडेलम भी। ठीक है, तो जैसे ये आपका कैथोड रे वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब यही था ना, डिस्चार्ज ट्यूब ये आपका ऐसे जोड़ा हुआ था। ठीक, ये आपका मान लेते हैं कि पॉजिटिव वाला पार्ट और ये निगेटिव वाला पार्ट, तो यहां से निकल रहा था ये कैथोड रे, और यहाँ बीच में यदि हैवी मेटल से यदि लगा दें तो इससे ये टकराता हुआ जो निकलेगा वही क्या रहेगा, एक्सरेज कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, एक्सरेज कहलाएगा। और एक बात ध्यान में कि जो आप देखे होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन आउटर में रहता है इसको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बाहर करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब बाहर हो रहा है वही किस फॉर्म में बाहर होता है, कैथोड रे में। किस फॉर्म में बाहर होगा, कैथोड रे में। और जब ये इनर इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन जब बाहर होगा, इनर इलेक्ट्रॉन जब बाहर होगा तो इसी को कहते हैं एक्स रेज। तो क्या बनेगा, एक्स रेज। और जब न्यूक्लियस में से जब बाहर होता है तो इसको कहते हैं बीटा रेज। खैर इसके बारे में बाद में, बस इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो ये ध्यान में रहेगा, कैथोड रेज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है तो क्या कहेंगे, कैथोड रेज। जब इनर इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो क्या कहलाएगा, एक्स रे। ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, फिफ्थ वाला। सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ क्या कहता है, सिक्स कहता है कि कैथोड रे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है, चमक। देखे है ना, जब पड़ता है रे पे तो क्या होता है, चमकता है। और सेवेंथ पॉइंट क्या आता है, इट अफेक्ट्स द फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट जो पहले रील वाला कैमरा था, निगेटिव जो बनता था, ठीक है, तो वो भी फोटोग्राफिक जो प्लेट होता है, यानी वही वाला चीज एक तरह से, तो उस पर भी ये इफेक्ट डाल सकता है कैथोड रे। ठीक है, क्योंकि वो भी क्या है, एनर्जी ही रहता है फोटो, और चूंकि वही लाइट हो गया और ये भी क्या है, एनर्जी है,
तो वो भी उस पे जो है कह सकते हैं कि वो उस पे इफेक्ट डाल सकता है। तो ये जो मेन पॉइंट्स थे किसके, तो जो थॉमसन के रिगार्डिंग जो अपना प्रॉपर्टीज था वो हम लोग यहाँ पे देखें, जिसमें समझ में आया कि क्या ये जो अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है कितना ज्यादा डेप्थ में है, क्या क्या चीज इसमें और नया चीज आपको देखने को मिला। इवन ये भी चीज आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब साथ में लगा रहे थे और कैथोड रे साथ में गुजर रहा था, तो उसी से जो है ई बाई एम का रेशियो कैलकुलेट किया गया था, और ई बाई एम का रेशियो क्या था 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड फिर हम आगे एक्सपेरिमेंट आपको बताएंगे, वो है ऑयल मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से अपने को ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, ठीक है, और उसी के बेसिस पे फिर हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। ठीक, तो आई होप आज का सेशन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।